अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। इसके रिलेटेड आज हम कुछ थोड़ा सा देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो नेचर है वो किस तरह की होनी चाहिए। इसके अंदर 3 डिफरेंट पॉइंट्स उसने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी को हम इस तरह से ले सकते हैं, या जैसे कि वो कह रहा है कि दो सिचुएशंस इन विच न्यू गुड्स सर्विसेज रॉ मटेरियल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग मेथड्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द ग्रेटर दैन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास कोई गुड्स, कोई सर्विस या कोई रॉ मटेरियल या फिर हमारे पास कोई ऐसे मेथड्स हैं जिनको कि हम उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा मार्जिन के ऊपर जो है वो बेच सकते हैं। तो उस सिचुएशन को हम एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी का नाम देंगे। उसके बाद वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल एक्शन। अब एंटरप्रेन्योरल एक्शन के बारे में वो कह रहा है कि एक्शन थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड द एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स विच में अकर थ्रू अ न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल एक्शन जो है उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी हमने न्यू प्रोडक्ट बनाई है या कोई न्यू प्रोसेस बनाया है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो किसी न्यू मार्केट के अंदर अगर हमने लॉन्च किया है तो वो हमारा एंटरप्रेन्योरल एक्शन होगा, जो कि किसी न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टार्ट हुई है उसके अंदर बनी हो वो प्रोडक्ट, या फिर वो किसी पहले से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू प्रोडक्ट बनी हो, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरल एक्शन का नाम देंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास है एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग। एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग में वो कहता है कि इंडिविजुअल्स मेंटल प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग इग्नोरेंस टू डिसाइड वेदर अ सिग्नल प्रोसेस रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन and reducing doubts as to whether an opportunity for someone is also an opportunity for themselves specifically or processing feedback from action steps taken। अब इसके अंदर वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का मेंटल थॉट प्रोसेस है जिसके अंदर वो मार्केट के अंदर जो है वो गैप को एनालाइज करता है या मार्केट के अंदर जो है वो देखता है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर उसे नज़र आती है तो वो उसको अडॉप्ट करे या ना करे, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो कोई स्पेसिफिक काम जो है वो इनोवेटिव तरीके से कर रहा है तो वो जो एंटरप्रेन्योर है वो तो इस चीज़ को देखे कि आया कि वो भी ये काम उसे भी करना चाहिए या उसे नहीं करना चाहिए या फिर उसे किसी और चीज़ की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को हम कह सकते हैं कि ये किसी भी इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस है कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो है वो किसी भी मार्केट गैप को एज एन अपॉर्चुनिटी जो है वो कंसिडर करे। तो ये है एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक। अब इस स्लाइड के अंदर वो कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सोचते कैसे हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। तो इसमें वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स इन पर्टिकुलर सिचुएशंस मे थिंक डिफरेंटली व्हेन फेस्ड विद अ डिफरेंट टास्क और डिसीजन एनवायरनमेंट। इसमें वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक ही वे में जो है वो सोचें। हर एंटरप्रेन्योर की जो थिंकिंग है जो वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट होती है। अब उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट लाइन में बताया है कि 3 डिफरेंट तरीके पॉसिबल हो सकते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो सोच सकता है। गिवन द नेचर ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योर्स नीड टू सम टाइम। इसमें वो कहता है कि थिंक स्ट्रक्चरली, ब्रिकोलाज एंड फैक्चुएट। अब इन तीनों की डेफिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो देखते हैं कि इनके बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले वो आ जाती है कि सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। अब वो कहता है कि सुपरफिशियल सिमिलैरिटी जो है वो एक तरह का थिंक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जैसा कि वो डेफिनेशन में कह रहा है कि एग्जिस्ट व्हेन द बेसिक relatively easy to observe elements of the technology resembles with the basic relatively easy to observe elements of the market। यानी कि इसके अंदर वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इस चीज़ को देखता है कि जो बेसिक एलिमेंट है हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी एट द हैंड यानी कि यूज़ हो रही है जो करंटली, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है या मार्केट के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उससे मैच होती है या नहीं होती है। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल सिमिलैरिटी होती है।
उसके बाद वो कहता है कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी में वो कहता है कि एग्जिस्ट व्हेन द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ द टेक्नोलॉजी रिजेंबल्स द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट। यानी कि इसके अंदर वो कहता है कि अब पहले में तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते मार्केट के अंदर। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि उस टेक्नोलॉजी का जो मैकेनिज़्म है वो मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी जो है वो चल रही है उसके अकॉर्डिंगली उसका मैकेनिज़्म जो है वो है या नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली। थर्ड नंबर पे वो कह रहा है कि ब्रिकोलाज। अब ब्रिकोलाज थ्योरी जो है वो एक टाइप की थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। इसमें वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स मेकिंग डू बाय अप्लाइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द रिसोर्सेज एट हैंड टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उनको ही यूज़ करते हुए जो किसी प्रॉब्लम या किसी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करता है या किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाने की तरफ जो जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ब्रिकोलाज थ्योरी जो है वो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉजल प्रोसेस। अब कॉजल प्रोसेस भी एक थ्योरी है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें सबसे पहले होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है स्टार्ट्स विद द डिज़ायर्ड आउटकम, यानी कि उसको पता होता है कि उसने जो एंड प्रोडक्ट बनानी है वो क्या है। उसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर वो कहता है कि फोकसेस ऑन द मीन्स टू जनरेट दैट आउटकम, यानी वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर का मेन जो फोकस होता है उसके जो है वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उनको जो है वो इकट्ठा करना, उनको जो है वो मैनेज करना और उनको जो है वो यूटिलाइज़ करना इफेक्टिव वे के अंदर, ताकि उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो उसको सक्सेसफुली जो है वो डेवलप कर सके। तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉजल प्रोसेस है। उसके उलट जो है वो हमारे पास होता है इफेक्चुएशन प्रोसेस। अब इफेक्चुएशन प्रोसेस के अंदर जो है वो हम इस तरह से जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्ट्स विद व्हाट वन हैज़, यानी कि वो कहता है कि हु दे आर, व्हाट दे नो एंड होम दे नो। यानी कि वो कहता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास जो है वो पहले देखता है कि उसके पास कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, ताकि वो नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो फेज़ है उसकी तरफ जो है वो मूव करे। तो नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि सिलेक्ट्स अमंग पॉसिबल आउटकम्स। अब वो कहता है कि जब उसको पता चल जाता है कि मेरे पास जी ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को जो है वो देखता है और फिर ये चीज़ जो है वो सोचता है कि आया कि उसे कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बनानी चाहिए। यानी कि वो उसके पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं कि वो एक प्रोडक्ट बनाएगा या दूसरी बनाएगा या तीसरी बनाएगा। तो ये होगा हमारे पास इफेक्चुएशन प्रोसेस। उसके बाद वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रैपिडली सेंस, एक्ट एंड मोबिलाइज इवन अंडर अनसर्टेन कंडीशंस। तो इसके अंदर वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है उसके अंदर एक एबिलिटी लाजमी होती है कि वो जो है किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन जो है उसके अंदर जो है वो फ़ौरन जो है वो मतलब एक्ट करता है, उसको जो है वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट को जो है वो टैकल करने की कोशिश करता है। उस प्रॉब्लम को जो अगर कोई अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर आ गई है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड एंड करैक्टरिस्टिक्स। और वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर की जो है वो एजुकेशन जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है, एंटरप्रेन्योर को जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए। उसके नंबर पे जो है वो दूसरे नंबर पे कहता है कि एज फैक्टर जो है वो भी ही आगे स्लाइड्स के अंदर डिफाइन करेगा। उसके बाद उसकी वर्क हिस्ट्री जो है वो एंटरप्रेन्योर के जो कैरियर है उसको कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद कहता है कि जो है वो एंटरप्रेन्योर की करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स में उसका सबसे पहले नॉलेज आ जाता है, दूसरे नंबर पे उसका जो है वो स्किल्स आ जाती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, उसके बाद आ जाती है आइडिया जनरेशन। तो इसमें इस स्लाइड के अंदर वो कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर की जो एज है वो किस यानी कि कितनी होनी चाहिए। तो उसमें वो कहता है कि मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएट देयर एंटरप्रेन्योरल कैरियर्स बिटवीन द एज ऑफ 22 एंड 45। यानी कि वो कहता है कि हमारे पास मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने एंटरप्रेन्योरल कैरियर का जो आगाज़ है वो 22 साल से लेकर 45 साल के दरमियान जो है वो करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इंडिविजुअल्स आर मोर इंक्लाइन टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरल कैरियर एट माइलस्टोन एजेस एवरी 5 ईयर 25, 30, 35, 45 एंड 40। तो इसमें वो कहता है कि अगर वो कोई एम्प्लॉई है तो वो जो है वो अपने कैरियर का जो आगाज़ है वो 5 ईयर्स के गैप से, या इंडिविजुअल जो हैं वो 25 ईयर्स, 30 ईयर, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 45 ईयर्स के अंदर जो है वो अपना एंटरप्रेन्योरल कैरियर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि मेल एंटरप्रेन्योर्स टेंड्स टू स्टार्ट देयर वेंचर्स इन देयर
अर्ली 30s, वाइल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डू सो इन देयर मिडल 30s। यानी कि वो कहता है कि जो मेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अर्ली 30s के अंदर अपना जो है वो एंटरप्रेन्योरियल कैरियर जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं, जबकि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती हैं वो मिडल 30s के अंदर जो है वो अपना एंटरप्रेन्योरियल कैरियर जो है वो स्टार्ट करती हैं। उसके बाद वो कहता है कि द डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू वेंचर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है वो अपना न्यू बिज़नेस या न्यू वेंचर जो है वो स्टार्ट करता है। तो उसने जो है वो डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो नीचे डिफाइन किए हैं। सबसे पहले वो कहता है कि डिससेटिस्फैक्शन विद वंस जॉब, यानी कि कोई भी एम्प्लॉई जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या नए बिज़नेस की तरफ जो है वो जा सकता है। या फिर प्रीवियस टेक्निकल एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, उसके पास प्रीवियसली जो है वो इंडस्ट्री का और टेक्निकल एक्सपीरियंस मौजूद है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो जा सकता है। उसके बाद मैनेजरियल स्किल्स हैं एंड एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंसेस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट वंस द वेंचर स्टार्ट रनिंग, यानी कि वो कहता है कि मैनेजरियल स्किल्स भी एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे जो है वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जब आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो इन स्किल्स का होना लाजमी है। तो उसके बाद वो कहता है कि प्रीवियस स्टार्टअप एक्सपीरियंस इज़ अ रिलेटिवली गुड प्रेडिक्टर ऑफ स्टार्टिंग सबसीक्वेंट बिजनेसेस। तो इसके अंदर वो कहता है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस जो है वो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो ये आपको लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल साबित होगा किसी भी न्यू बिज़नेस को। सो ये है आज का लेक्चर। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ यू डू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।